अस्सलाम अलैकुम। पिछले दिनों में एक मज़ार पर गई थी। वैसे तो मुझे मज़ारों पर जाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं, न ही मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा इत्तेफ़ाक करती हूँ। बस मज़ारों पर दफ़न होने वालों की इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि वह अल्लाह के नेक बंदे थे। लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरी अम्मा अक्सर मज़ार पर जाने की ज़िद करती हैं। मेरे भाई उन्हें लेकर नहीं जाते और चूँकि मुझे खुद गाड़ी चलाना आता है, इसलिए मैं अपनी अम्मा को लेकर दाता दरबार चली गई। मेरी अम्मा को दाता दरबार के सहन में बैठकर न जाने क्या सुकून मिलता था कि वह वहाँ घमठों बैठी रहतीं। फिर वह अंदर हाजिरी देने भी जाती थीं। मैं अक्सर उनकी इस आदत से तंग आ जाती थी क्योंकि मुझे बाहर बैठकर लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। चूँकि पेशे के एतबार से मैं एक लेखारी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आइंदा इंतज़ार करने की बजाय मज़ार पर मौजूद औरतों से बातें करूँगी, उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछूँगी। इस तरह मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ जमा हो जाएंगी जो मैं अपने क़ारीन के लिए मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ पेश कर सकूँगी। वैसे तो क़स्से और कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन एक कहानी मुझे बहुत मुनफ़्रिद और अजीब लगी। उस दिन मैंने मज़ार के अहाते में एक खूबसूरत मगर दबंग किस्म की खातून को देखा। उनकी आँखें बहुत रोशन थीं और माथा चौड़ा था। कहा जाता है कि ऐसी औरतों में अक्ल की गहराई और बड़ा दिल होता है, लेकिन तबीयत कुछ सख्त होती है। मैंने सोचा कि इस खातून से ज़रूर कुछ पूछूंगी क्योंकि उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। खैर, मैं उनके पास चली गई। पहले तो उन्होंने मुझसे कोई सलाम दुआ नहीं की। मैंने उनकी तारीफ़ की और अपना तारुफ़ करवाया कि मैं एक लेखारी हूँ। फिर पूछा कि आप क्या करती हैं। उन्होंने कहा, अब तो मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। पहले मैं पाकिस्तानी पुलिस में लेडी अफ़सर थी। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसी ख़वातीन भी हैं जो न सिर्फ बहादुर हैं बल्कि पुलिस में खिदमात भी सरे अंजाम देती हैं। मैंने कहा, आपके पास तो बहुत सारी कहानियाँ होंगी। वह मुस्कुराईं और बोलीं, हाँ, कहानियाँ तो बहुत हैं। मेरी ड्यूटी अक्सर ख़वातीन की जेल में होती थी और वहाँ तो बेशुमार कहानियाँ होती हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी कहानियों से भरी पड़ी है। तुम लेखारी लोग तो झूठी मोटी कहानियाँ लिखकर लोगों को सुना देते हो, लेकिन अगर मैं कोई किताब लिखूं तो उसमें सिर्फ सच्ची कहानियाँ होंगी। उनकी बात से मैं बहुत मुतासिर हुई। बाज़ औक़ात हम लेखारी वाकई ऐसी कहानियाँ लिख देते हैं जो मुकम्मल सच पर मुबनी नहीं होती, क्योंकि हमारा तजुर्बा इतना वसीआ होता है कि नई कहानी बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन उस दिन मेरे सामने वह खातून बैठी थी जिनके पास हज़ारों सच्ची कहानियाँ थीं। मैंने कहा, मैं आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, जो कहानियाँ मैं तुम्हें सुनाऊंगी वह तुम किसी को मत बताना, वरना उन औरतों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, वह क्यों? उन्होंने कहा, बस ये मेरी शर्त है। अगर तुम अपनी माँ की कसम खाओ कि तुम यह कहानी फ़र्ज़ी नामों के साथ लिखोगी और इससे कोई सबक भी मिले, लेकिन मेरी शिनाख्त। मैंने कहा, बिल्कुल, यह तो हम लेखारियों को खूब मालूम है। आपको यह कहने की ज़रूरत भी नहीं। मैं हज़ारों कहानियाँ फ़र्ज़ी नामों के साथ लिख चुकी हूँ, हालांकि कहानी सच्ची होती है। आप बेफ़िक्र होकर कोई कहानी सुनाएं। उन्होंने कहा, मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे बहुत हैरान किया और मैं इसे किसी से सुनाना भी चाहती थी। सालों गुजर गए, लेकिन ज़िंदगी ने इतनी फुर्सत नहीं दी। और हाँ, जब तुम यह कहानी लोगों को सुनाओगी तो उनसे ज़रूर पूछना कि उन्होंने अपने शहर में ऐसी कोई कहानी सुनी है या नहीं, और उनकी क्या राय है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उनकी कहानी कुछ यूँ थी, मेरा आबाई शहर यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ आज भी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। 30-40 साल पहले तो वहाँ लड़कियों के स्कूल भी मुश्किल से होते थे और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी। मैं उन दिनों बहुत छोटी और कम उम्र थी। मैंने सोचा था कि बड़ी होकर पुलिस वाली बनूंगी। मुझे पुलिस की वर्दी बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि पुलिस में कैसे जाया जाता है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि पुलिस में सिर्फ मर्द जाते हैं। जब मैंने अपने अब्बा और भाई के सामने यह बात रखी तो उन्होंने मुझे डांटकर चुप करा दिया कि पुलिस में सिर्फ मर्द जाते हैं, औरतें नहीं। लेकिन मेरे दिल में एक जुनून था। मैंने ठान ली कि मैं वही बनूंगी जो मैंने सोचा है। फिर मैंने अपनी तालीम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। तालीम के दौरान मैंने कई लोगों से बातचीत की और अपने शौक़ के बारे में हर एक को बताया। जो भी मुझे जानता था वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि मैं बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ।
ये बात करते करते मेरे स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच गई। वह स्कूल और कॉलेज दोनों के प्रिंसिपल थे और फौज से रिटायर्ड भी थे। मैं जानती थी कि वह जब किसी पर मेहरबानी करते हैं तो उसे कहीं न कहीं ज़रूर पहुंचा देते हैं। जब उन तक मेरी यह ख्वाहिश पहुंची तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने वह ख्वाब देखा है जो यहाँ की लड़कियां सोचती भी नहीं। अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब तो पुलिस में खवातीन की भर्ती भी शुरू हो गई है। तुम फिक्र न करो, तुम्हारा यह जुनून ज़रूर पूरा होगा। प्रिंसिपल साहब की बात से मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिशें की, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप से भी बात की। मेरे माँ बाप पहले तो इसके हक में नहीं थे कि मैं वर्दी पहनकर पुलिस की ड्यूटी करूं, लेकिन चूंकि मेरा शौक था और प्रिंसिपल साहब ने मेरी सिफारिश की तो वह मान गए। यूं मैं कुछ बुनियादी टेस्ट देकर पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो गई। मेरे लिए यह नौकरी बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि पुलिस की वर्दी मेरे लिए दुनिया के सबसे कीमती लिबास से भी ज़्यादा कीमती थी। उन दिनों छोटे शहरों में जराइम बिल्कुल नहीं होते थे, अलबत्ता बड़ी जेल बड़े शहरों में होती थी। जब मैं कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुई तो मैंने सोचा कि मेरी ड्यूटी शायद थाने में लगेगी, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे एक ऐसा अफसर मिला जिसने बड़ी लगन से मेरी ड्यूटी एक बड़ी खवातीन की जेल में लगवा दी। मसला यह था कि यह जेल मेरे शहर में नहीं थी, क्योंकि हम छोटे शहर में रहते थे और छोटे शहरों में औरतें जराइम कम ही करती थीं। खवातीन की जेल बड़े शहरों में होती थी, सो मेरी पोस्टिंग रावलपिंडी शहर में कर दी गई। यह शहर बहुत बड़ा था। यहाँ हर तरह के लोग आबाद थे। मुकामी लोग कम थे और बाहर से आने वाले ज़्यादा थे। जब मेरी तैनाती यहाँ हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इस शहर का माहौल बहुत अच्छा था। हमारे शहर में तो औरत घर से बाहर भी मुश्किल से निकलती थी, लेकिन यहाँ औरतें खुद को काफ़ी महफूज महसूस करती थीं। इसके बावजूद खवातीन की जेल औरतों से भरी हुई थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई। मेरे अंदर पहले ही तजस्सुस था कि आखिर यह औरतें यहाँ क्यों हैं? उन्होंने क्या जुर्म किया कि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया? ये तो औरत की सबसे बड़ी तौहीन है। मैं शायद इस जेल की दूसरी या तीसरी वुमन कांस्टेबल थी। इससे पहले खवातीन की जेल में तकरीबन मर्दों की ही ड्यूटी होती थी, लेकिन अब मेरी भर्ती के बाद मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई। मैंने देखा कि यह औरतें बहुत ख़तरनाक चेहरों और नक्शों की हामिल थीं। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और मेरे अफसरान ने मुझे सिखाया था कि मुझे हमदर्दी से काम लेना है, लेकिन चेहरे पर सख्त रवैया रखना है। सो मैंने हमेशा सख्त रवैया अपनाया और किसी औरत से हंसी मजाक नहीं किया। पहले ही दिन जब मैं राउंड पर थी, मेरी नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ी जो बाकी सब से बहुत मुख्तलिफ थी। उसका चेहरा हद से ज़्यादा सफ़ेद था और बाल गहरे सियाह थे। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे उनमें एक जहान बसता हो। चूँकि मैं उस वक्त जवान थी, मुझे भी तुम्हारी तरह औरतों की कहानियाँ जानने और उनसे बातचीत करने का शौक़ था। मैंने सोचा कि इस औरत से ज़रूर पूछूंगी कि वह यहाँ जेल में क्यों आई है, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास जाती, उसने हवा में एक अजीब सा इशारा किया और फिर अपने हाथों का तकिया बनाकर सो गई। मैं उसके पास जाने से रुक गई। वह मुझे बहुत अजीब और पुरस्कार लगी। अगले दिन जब मैं दोबारा राउंड पर आई तो उसे उसी जगह बैठे पाया। मैंने सोचा कि आज मैं जेल की दीगर खवातीन से इसके बारे में पूछती हूँ। सो मैं लॉकअप के अंदर गई और 2-3 खवातीन से पूछा कि यह औरत कौन है और हर वक्त उसी जगह क्यों बैठी रहती है। उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, हमें तो कुछ नहीं पता मैडम जी। यह औरत हर वक्त उसी जगह बैठी रहती है। न यह कहीं उठकर जाती है, न सोने के लिए कोई और जगह लेती है। अब तो सर्दी भी बढ़ रही है, लेकिन यह वहीं बैठी रहती है। मुझे लगा कि सब औरतें उससे खौफजदा हैं। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं वापस अपने दफ्तर आ गई और अपने एक साथी से पूछा कि यह औरत कौन है। उसने कहा, इसकी कहानी बहुत लंबी है, किसी दिन फारिग होकर बताऊंगा। लेकिन वह औरत मुसलसल मेरी दिलचस्पी का बाइस बनी रही। जब भी मैं उसे देखती, वह मेरी तरफ देखकर चेहरा फेर लेती। उसका यह रवैया मुझे समझ नहीं आता था। एक दिन मैं अपने कमरे में थी, मुझे भूख लग रही थी और मैं बाहर नहीं गई। अचानक चीख की आवाज़ सुनी। मैं भागकर बाहर गई तो देखा कि वही औरत रो रही थी। बाकी सब उसके पास बैठी उसका चेहरा देख रही थीं। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये सब खुद जहन्नमी हैं और मुझे भी जहन्नम में ले जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने दूसरी औरतों की तरफ देखा तो वह भी अजीब नज़रों से उसे देख रही थीं। एक औरत ने कहा,
ये तो पागल है, इसी वजह से यह यहाँ आई है। मैंने देखा कि वह वाकई बहुत परेशान थी। वह ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ रखा था, जैसे उसे सर में शदीद दर्द हो। मैंने उससे कहा, तुम्हारी सजा जेल में है। तुम बिलावजा यहाँ नहीं आई, इसलिए तुम बाहर भी नहीं जा सकती जब तक तुम्हारी सजा पूरी न हो। तभी पीछे से एक औरत ने तंज करते हुए कहा, जेल से निकलकर यह क्या करेगी? पहले की तरह गुल खिलाएगी? तुम्हें क्या लगता है कि यह अपने शौहर के घर क्यों नहीं रह सकी? इसकी शादी इतने अमीर घराने में हुई थी। किसी को इसके शौहर ने जेल में डलवाया तो किसी का कोई और मसला था, लेकिन यह अमीर बीबी बिलावजा जेल में नहीं आई। इसके करतूत ठीक नहीं थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। वह सफेद चेहरे वाली औरत उस औरत की तरफ करब से देखते हुए बोली, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। तुमने जो बात की उसकी सजा भुगतोगी। यह कहकर उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। ये मुआमला मुझे समझ नहीं आया। अब तो मुझे इस सफेद चेहरे वाली औरत की पुरस्सरार बातों की आदत हो गई थी। सो मैं वापस अपने दफ्तर चली गई और सोचने लगी कि आखिर इसका मसला क्या है। यह हर वक्त जली कटी बातें क्यों करती है। अगले दिन एक अजीब वाकया हुआ जिसने मुझे दोबारा इस औरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जेल में खलबली मच गई। एक औरत के पेट में शदीद दर्द हो रहा था। मैं उसके पास गई। पहले तो मुझे लगा कि वह कल की तरह ड्रामा कर रही है, लेकिन उसकी हालत वाकई खराब थी। मैंने उसे पानी पिलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि अगर यह मर गई तो उल्टा हम पर इल्जाम आएगा। मैंने अपने सीनियर अफसर को बताया। उन्होंने कहा कि जेल में एक लेडी डॉक्टर आएगी, वह चेकअप करके बता देगी कि उसे क्या मसला है। मैं मुतमिन हो गई। शाम को एक लेडी डॉक्टर मशहूर हॉस्पिटल से आई। उन्होंने सबसे पहले उसी औरत को चेक किया। जो बात सामने आई वह हैरान कुन थी। वह औरत हामिला थी और बच्चा पैदा होने में अब भी काफी वक्त बाकी था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वह पिछले 3 महीनों से जेल में थी। फिर वह हामिला कैसे हो गई? ये एक बड़ा मुआमला था। वह बाकी औरतों के साथ ही रहती थी, उन्हीं के दरमियान होती थी। फिर 3 महीने जेल में गुजारने के बाद वह हामिला कैसे हो गई? मैंने लेडी डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि जेल में कोई मर्द न आता हो। बस फिर क्या था, सब औरतों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहती, क्या तुम्हारा शौहर हम सब के होते हुए यहाँ आया था? हमने तो नहीं देखा। बातें इतनी फैल गईं कि उस औरत के बारे में अजीब और गरीब अफवाहें मशहूर हो गईं। कोई कहता कि वह बदकिरदार है। किसी ने कहा कि उसने जेल से निकलने के लिए किसी जेलर के साथ सौदा किया होगा। पहले जो औरतें उसका मजाक उड़ा रही थीं, वह अब उस पर तनकीद करने लगीं। मुझे उस पर रहम आने लगा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। इस सब में सबसे अजीब बात उसी सफेद चेहरे वाली औरत की थी। मैंने सोचा कि मैं उस पर बिलावजा शक न करूं, सो मैंने बाकी दिन उसी तरह गुजार दिए कि उससे कोई बात न की। लेकिन अगले दिन एक और औरत की तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि वह भी हामिला है। यह बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने अफसर को बताया तो वह गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, जरूर इस जेल में कोई मर्द छुपा हुआ है। हमें सब औरतों की तलाशी लेनी होगी या उनसे साफ साफ पूछना होगा कि यहाँ कोई मर्द आता है तो बता दें। हो सकता है कि जेल का कोई आदमी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। लेकिन अगला दिन उससे भी ज्यादा हैरानकुन था। जेल की कुछ और औरतें भी हामिला निकल आईं। अब तो जेल में ऐसी खलबली मच गई कि सब औरतें एक दूसरे से पूछने लगीं कि यह सब कैसे हुआ। मेरी समझ से यह केस बाहर था। इस सब में वही सफेद चेहरे वाली औरत खामोश थी। वह हर वक्त अपनी सोचों में गुम रहती थी। आज भी उसके चेहरे पर एक पुरस्सरार मुस्कुराहट थी, जबकि बाकी औरतें तकरीबन रो रही थीं। एक औरत का कहना था कि उसकी सजा खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बाकी थे। उसका शौहर उससे 1 साल से नहीं मिला था। अब अगर वह उसे हामिला देखेगा तो यही समझेगा कि वह बदकिरदार है। वह औरत रो रो कर बुरा हाल थी। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हम तुम्हारे शौहर को समझाएंगे। वह बोली, क्या समझाएंगे? मेरे पेट में किसी का गुनाह पड़ रहा है, इसमें मेरा क्या कसूर? यकीनन इस जेल में कोई पुरस्सरार बात है, वरना एक ही वक्त में इतनी सारी औरतों के साथ यह सब कैसे हो सकता है? ये जुमा का दिन था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आज तुम्हें सब औरतों की तलाशी लेनी होगी। देखना है कि यह सब औरतें हैं या कोई मर्द छुपा हुआ है। मैंने कहा, बिल्कुल, अगर कोई मर्द हुआ तो ज़रूर उसी की वजह से यह सब हुआ होगा।
मैंने सब औरतों की तलाशी शुरू की, एक एक करके उन्हें बाहर बुलाती और पर्दे वाले कमरे में ले जाकर चेक करती। लेकिन इस दौरान एक अजीब वाकया हुआ। जब वह सफ़ेद चेहरे वाली औरत बाहर आई तो उसने मेरे कमरे की तरफ आने की बजाय बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। वह भागती हुई जेल के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं चूंकि जवान और चुस्त थी, उसके पीछे भागी। बाकी लोग भी उसके पीछे दौड़े क्योंकि यह शहर का सेंट्रल जेल था, जो शहर से कुछ हटकर बनाया गया था। जेल के पास एक बड़ी पानी की झील थी। वह औरत हमारे पहुंचने से पहले ही उस झील में कूद चुकी थी। शायद उसने खुदकुशी कर ली थी। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी तफ्तीश रुकी नहीं। मेरे सीनियर अफसरान ने कहा कि भले ही वह औरत मर गई हो, उसके लवाहिकीन को बुलाकर उसकी लाश उनके हवाले की जाएगी और यह भी तस्दीक की जाएगी कि वह औरत थी या नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल, लेकिन मुझे यह बताई कि वह औरत थी कौन और कहाँ से आई थी। तब मुझे उस औरत की दर्दनाक कहानी पता चली। उसका नाम आयशा था और वह एक नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ उसकी शादी हुई थी। वह एक अमीर घराना था, लेकिन जिस घर से वह ब्याही गई थी वह गरीब लेकिन नेक घराना था। जब वह नवाब के घर गई तो वहाँ कुछ अजीब चीज़ें हो रही थीं जिन्हें वह समझ न सकी। नवाब साहब अपनी बहू पर बुरी नज़र रखते थे, लेकिन चूंकि वह नेक घराने की लड़की थी, उसने नवाब को आंखें नहीं दिखाईं। इस पर नवाब ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। गांव की दीगर औरतें भी इस इल्ज़ाम में शामिल हो गईं और कहने लगीं कि आयशा का किरदार अच्छा नहीं। इस बात ने आयशा को बहुत परेशान किया। फिर एक दिन उसने गुस्से में आकर एक औरत का सर पत्थर से फोड़ दिया। नवाब को मौका मिल गया। उसने अपनी बहू को थाने पहुंचाया और वहां से वह जेल में आ गई। फिर सेंट्रल जेल में मुंतकिल हो गई। यहाँ भी जो औरतें उसकी कहानी से कुछ वाकिफ थीं, वह उसका मजाक उड़ाती थीं। इसके बाद यह वाकया हुआ और जेल में औरतों के हामिला होने की वजह का कोई सुराग न मिल सका। जब हमने आयशा की लाश उसके घर वालों के हवाले की तो वह बहुत परेशान थे। सब रो रहे थे। उसके शौहर को एहसास हो चुका था कि यह सब उसके बाप की वजह से हुआ। निकाहनामा देखा गया, लाश की तस्दीक की गई और पता चला कि वह वाकई औरत थी। लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की? मुझे उसका वह जुमला आज भी याद है कि यह सब औरतें भी मेरे जैसी होंगी। उन पर भी ऐसे इल्ज़ामात लगेंगे कि वह खुद को बेदाग साबित नहीं कर सकेंगी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब यह औरतें हामिला हुईं तो आयशा मुतमिन थी। लगता था जैसे यह सब उसकी हरकत हो, लेकिन वह तो औरत थी। यह कैसे मुमकिन था? इसका सुराग आज तक न मिल सका, क्योंकि आयशा ने झील में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सवाल आज तक मेरे जहन में गूंजता है। तुम अपने कारीन से ज़रूर पूछना कि क्या उन्होंने अपने शहर में ऐसी कोई कहानी सुनी है, और अगर सुनी है तो उनकी क्या राय है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। ये एक ही वक्त में इतनी औरतों के साथ होना क्या अजीब बात नहीं? यह कहानी सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। यह आज तक की सबसे पुरअसरार और अनोखी कहानी थी, जिसका सुराग मुझे भी नहीं मिल सका। अलबत्ता मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने का शुक्रिया। अगली कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।